हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का यह पॉलिटी है और पॉलिटी का यह दूसरा अध्याय है क्लास 9 का। यह जो है संविधान निर्माण इसका नाम है। पिछले अध्याय में लोकतंत्र क्या और क्यों इसके बारे में हमने पढ़ा भी है। उसमें जाना भी है कि लोकतंत्र किसको कहते हैं, लोकतंत्र क्या है, और इसमें हम देखेंगे कि कैसे लोकतंत्र चलता है, लोकतंत्र चलाने के लिए क्या क्या कानून व्यवस्थाएं हैं उसको, और यह जो है कैसे बनता है। तो उसी को हम देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसका नाम जो है संविधान निर्माण है, इसलिए है क्योंकि संविधान का निर्माण क्यों होता है, संविधान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, मतलब कानून व्यवस्था हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इन सारी बातों को हम इसमें देखेंगे। संविधान का निर्माण कैसे होता है, क्यों होता है, किसके द्वारा होता है, इसके सदस्य कौन है, अध्यक्ष कौन है, कब होता है, इत्यादि बातों को हम इसमें गहन अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए लिखा गया है कि परिचय में कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। और यही जो नियम है, जो कानून है, यही इसी को क्या बोलते हैं, जो नियम है, जो सरकार मानती है, जो नागरिक मानता है, वही क्या है, संविधान है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का तौर तरीकों का निर्धारण करता है। कौन? तो संविधान। ये सर्वोच्च कानून है, इसके सिवा कुछ नहीं है। यही जो है नागरिकों का अधिकार क्या है, सरकार की शक्ति क्या है, कामकाज का तौर तरीका क्या है, इत्यादि का जो है ये निर्धारण करता है संविधान। और इस अध्याय में हम जो है लोकतंत्र में संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं, उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनता है। किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल जो हैं कौन कौन से हैं। एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम जो है बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं, इसमें हम आज पढ़ेंगे। हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ जो है क्या वहाँ हुआ और दक्षिण अफ्रीका लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया। हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे, दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हम भारतीय संविधान के निर्माण और उसके पीछे जो है मौलिक विचारों और मूल्यों पर जो है चर्चा करेंगे। देखेंगे कि किस तरह जो है नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। देखिए दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, ये नेल्सन मंडेला है। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है। मैंने ही श्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को तैयार हूँ। ये नेल्सन मंडेला के द्वारा कहा गया वक्तव्य है। अब देखिए ये नेल्सन मंडेला का कथन है जिस पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। इन पर जो है देशद्रोह का मुकदमा चला था। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास में की सजा दी थी। किसको? तो नेल्सन मंडेला को 1964 में 7 लोग थे, इनको रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था के विरोध करने के लिए इनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में रखा गया था। कहाँ पर इनको रखा गया था? तो रोबेन द्वीप में 28 वर्ष तक ये रहे थे। यहाँ पर देखिए जो है कार्टून कोना में दिया गया है कि साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री ऑनलाइन ये देखिए रंग भेद वाले दौर 1953 का एक साइन बोर्ड जिस से तब के तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है।
इस साइन बोर्ड पर लिखा है खतरा, देख सकते हैं खतरा का निशान है भी, यू हैव बीन वार्नेड। इस साइन बोर्ड पर क्या लिखा है? खतरा। देसी और श्वेत हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वालों, अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड्स देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुमको चेतावनी दी गई है। ये गोरे लोग इन सारे लोगों को बोल रहे हैं, जो क्या है, जो हिंदुस्तानी हैं, जो रंगीन चमड़ी के हैं, इनको बोल रहे हैं। अब देखिए रंग भेद के खिलाफ संघर्ष शुरू होता है। क्या होता है? तो रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह जो है व्यवस्था यूरोप के गोरे जो यूरोप के लोग थे ने लादी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर ज़बरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के भेद के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी जो है का रंग क्या होता है? काला होता है। आज़ादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों, जिन्हें रंगीन चमड़ी कहा जाता था, और भारत से गए लोग भी वहाँ पर थे। गोरे शासक गोरे के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर भी वे वहाँ जाकर काम कर सकते थे। जो है परमिट अगर होगा तब वहाँ पर जाकर वो काम करेंगे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कारों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। इसे पृथक करने या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजाघर तक में ही नहीं जा सकते थे। जो आरक्षित जगह, जो गिरजाघर होता है, वहाँ पर भी नहीं जा सकते थे। अवशेषों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़े वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले, जो नाम याद रखेंगे, इसमें जो है झंडा तले किसके? तो अफ्रीकी कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस था, एकजुट हुआ और इनसे कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी इसमें शामिल हुआ। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के अदालतों में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए। उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की, इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। यहाँ पर देखिए नेशनल मंडेला के जो संघर्ष है उसके पोस्टर बनने के लिए कहता है। उनकी आत्मकथा जो है, अगर उनकी आत्मकथा द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उपलब्ध हो तो कक्षा में आप पढ़कर हिस्सेदार इसमें आप चर्चा कर सकते हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनका पुस्तक का नाम है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। बहुत बार जो है किताब का नाम पूछा गया है। देखिए अब हम नए संविधान की ओर पढ़ेंगे। तो इसमें नए संविधान की ओर में रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब जो है वह जोर ज़बरदस्ती से अवशेषों पर अपना शासन कायम नहीं रख सकती। इसीलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियाँ उठा ली गई। 28 वर्ष तक जेल में रहे कैद जो
कौन रहे थे? नेल्सन मंडेला। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और वह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। कब? तो 26 जनवरी 1994 को। इसी वक्त जो है नेल्सन मंडेला को आज़ाद किया गया था, छोड़ा गया था। और उसके बाद जो है ये नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंगभेद वाली शासन जो है व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। यह सब कैसे हुआ? आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से यह जाने। नए जो हैं दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा, ये उससे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ दिया गया है कि ये चित्र है, इसमें जो है जॉन मेलून का ये चित्र है और इसमें लिखा गया डरबन समुद्र तट पर अंग्रेजी, अफ्रीकांस और ज़ुलू भाषा में लिखा नोटिस बोर्ड ये है। और यह जो है इस पर लिखा है कि डरबन समुद्र तट कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल लोगों को ही है। जो श्वेत हैं वही सिर्फ यहाँ पर नहा सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। जैसे देखिए नेल्सन मंडेला क्या बोलते हैं, तो ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जो है भलमन शाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारी लोकतंत्र का आधार है। देखिए नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे वे भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी। देख सकते हैं, अगर दक्षिण के बहुसंख्यक काले लोगों ने गोरों से अपना दमन और शोषण का बदला लेने का निश्चय किया होता तो क्या होता? तो फिर वही बात होती, फिर क्या होती? लड़ाई होती। आज का दक्षिण अफ्रीका क्या है? तो यह तस्वीर आज के दक्षिण अफ्रीका की सोच को उजागर करती है। आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे रंग रूप हैं, गोरे भी हैं, काले भी हैं, जो भी यहाँ पर हैं सभी हैं यहाँ पर, इसलिए इनको जो है इंद्रधनुषी सभी रंग के लोग यहाँ पर हैं, इसलिए इनको कहा जाता है। आगे है 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं इतने दुनिया में किसी संविधान में नहीं दिए गए। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों में समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है।
संख्या 30 को हम देखेंगे। देखिए, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में और लोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने के समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में ही ये बातें समझें। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। दक्षिण अफ्रीका की अधिक जानकारी अगर लेंगे तो इस साइट पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता संग्राम से आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की याद आई। इन बिंदुओं पर जो है आधार दोनों संघर्षों की समानताओं और असमानताओं को बताने के लिए कहता है। विभिन्न समुदायों के बीच संबंध नेतृत्व में देखेंगे। गांधी और मंडेला का संघर्ष नेतृत्व करने वाली पार्टी में ये क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इसमें अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस था। संघर्ष का तरीका भी देखेंगे तो उपनिवेशवाद का चरित्र, ये दोनों में अंतर आपको करना है। क्या है, दोनों में अंतर है। अब देखिए, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। अब अपने बारे में है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। हमें एक जो है संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा करना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की रखवाली भी करना चाहते थे। बहुसंख्यक और श्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता न हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे और अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए और श्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली ज़रूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी ले तो क्या गारंटी कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में जो है भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई उन्हें लिखित पद्धति में ले लिया जाए और जिससे कि सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता रहे। और आगे भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है, यह भी लिखित रूप से मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदले। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतजाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं, और यही जो बुनियादी नियम है जो लिखित रूप से है वही क्या है, संविधान है। संविधान रचना दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है। हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके
के रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरों और कालों जितने कटुतापूर्ण नहीं हो, परंतु पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फ़र्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सरकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की ज़रूरत होती है। देखिए, खुद करने और सीखने के लिए कहता है कि इसमें आपको जो बताया गया है कि यह यहाँ पर देखिए बच्चा पूछ रहा है कि यह तो गड़बड़ हो गई। अगर सभी बुनियादी बातों पर पहले ही फैसला हो गया था तो संविधान सभा बनाने की क्या औचित्य था। देखिए यहाँ पर है कि अपने इलाके में किसी क्लब, सरकारी अथवा संगठन अथवा मजदूर संघ या राजनीतिक दल के दफ्तर जाएं और उनके संविधान या संगठन के नियमों की पुस्तिका मांगें और उसका अध्ययन करें। क्या उसके नियम लोकतांत्रिक नियमों के अनुकूल हैं? क्या वे बिना भेदभाव के सभी को सदस्यता देते हैं? अब आगे है संविधान जो है लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है। संविधान क्या सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच में आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख है। देखिए इसमें पहला क्या है। पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। और चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। अब है कि जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। अब आगे है संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण क्या है। भारतीय संविधान का निर्माण में तो दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान, जिसमें इच्छा हो, अपनी रियासत का विलय कर दे या स्वतंत्र रहें। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। खुद सीखने के लिए कहता है कि अपना दादा दादी, नाना नानी के इलाके में किसी बुजुर्ग से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि उनको आज़ादी या बंटवारे के संविधान के बारे में कुछ बातें याद हैं। इस समय जो है उस समय लोगों को किन बातों की उम्मीद थी, क्या क्या अंदेशे थे, अपनी कक्षा में इस बात की चर्चा करेंगे।
देखिए संविधान निर्माण का रास्ता, उससे पहले यहाँ पर दो लोगों की बातों देखेंगे। एक हैं वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। वल्लभ भाई झावर भाई पटेल, इनका नाम वल्लभ भाई झावर भाई पटेल है पूरा। और यह जो है 1875 से 1950 तक इनका जीवन काल है। जन्म कहाँ हुआ है? गुजरात में। अंतिम सरकार में ये क्या थे? अंतरिम सरकार में ये गृह मंत्री थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, वकील और बारदौली किसान सत्याग्रह के नेता थे। भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका इन्होंने निभाई। बाद में जो है ये उप प्रधानमंत्री बने। इनके बारे में था। अब है सरोजनी नायडू। सबके बारे में याद रखें, बहुत ही क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछे जाते हैं। सरोजनी नायडू 1879 से 1949 तक इनका काल है। जन्म आंध्र प्रदेश, कवित्री थी, लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता। बाद में यह जो है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। अब हम पढ़ेंगे संविधान निर्माण का रास्ता। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, उसे ही जो है स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था, यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरन अपने समाज को, राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब भी बने हुए हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा और यहाँ पर अभी जो है ये बने हुए हैं। पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा। कब? 1928 में। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। कहाँ? तो आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा, कराची अधिवेशन 1931 में रखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमज़ोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। कब? तो 1937 के बाद। इसमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया। जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून। यहाँ पर जो है 1935 का भारत सरकार कानून जो है वही जो संविधान था जैसे उन्होंने बनाया था, पुरानी व्यवस्था थी, उसी को उन्होंने 1935 में अपना लिया। इसका नाम क्या था? तो 1935 का भारत सरकार कानून। जो व्यवस्थाएं चला रहे थे विधानसभा में उसी को इसी के आधार पर वो अपना लिए। आज़ादी के बाद भारत के
के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि इन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे। लेकिन दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे यह सवाल ज़रूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। अब देखिए 2 व्यक्ति को और यहाँ पर बताया गया है। पहला व्यक्ति हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। इनका काल है 1888 से 1958 तक। जन्म सऊदी अरब में, शिक्षाविद, लेखक, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता और अरबी के विद्वान, कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका, मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी, बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री। बहुत बार शिक्षा मंत्री के बारे में पूछा गया, भारत में सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन हुए। अब है टीटी कृष्णमाचारी। यह है 1899 से 1974 तक। जन्म तमिलनाडु, प्रारूप कमेटी के सदस्य, उद्यमी और कांग्रेसी नेता, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री। कृष्णामाचारी ये वित्त मंत्री हुए थे बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में। अब है संविधान सभा के बारे में। तो देखिए फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे। यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियाँ मिलेगी। चुने गए जनप्रतिनिधियों को जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। जो चुने हुए प्रतिनिधि थे जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम कर रहे थे उसे क्या बोले गए, संविधान सभा कहते हैं। उसी को हम क्या बोले, संविधान सभा। लिखने के लिए जो दस्तावेज संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने के लिए काम करते हैं उसको क्या बोले, संविधान सभा बोलते हैं। और भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए। कब, तो जुलाई 1946 में, याद रखेंगे। सबसे पहले कब चुनाव हुआ, तो भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव होता है। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में होती है और पहली बैठक चुनाव 1946 जुलाई में, बैठक दिसंबर 1946 में। इसके तत्काल बाद देश 2 हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बट गया। संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की। ये देख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद हैं, 1884 से 1963। जन्म हुआ बिहार। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे। 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष हुए, बाद में भारत के ये प्रथम राष्ट्रपति हुए। ये संविधान अब 2 भागों में बटा है, पाकिस्तान का एक भारत का। उसके बाद क्या होता है कि भारतीय संविधान लिखने वाले सभा में 229 सदस्य थे। याद रखेंगे भारत में संविधान लिखने वाले सभा में सदस्य कितने थे, 299 थे। 299 थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना पूरा काम पूरा किया। 26 और उसके बाद संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जो लागू हुआ है संविधान, उसी के याद में हम क्या करते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के नाम से हम जानते हैं। और यहाँ पर सदस्य की संख्या कितनी थी, तो 299 थी। कब पूरा किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ पर देखिए कुछ बातें यहाँ पर हैं करने के लिए, कहता है कि
अपने राज्य या इलाके के संविधान सभा में बनाए गए सदस्य का नाम पता करने के लिए करता है, उसका जो है तस्वीर बनाइए। और यहाँ पर देखेंगे तो एक यहाँ पर जयपाल सिंह है। जयपाल सिंह 1903 से 1927 झारखंड में इनका जन्म हुआ। खिलाड़ी थे और शिक्षाविद थे। और भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो जयपाल सिंह। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। बाद में झारखंड पार्टी के जो है ये संस्थापक हुए। और यहाँ पर एक और हैं H.C. मुखर्जी। ये H.C. मुखर्जी जो हैं 1887 से 1956 इनका काल है। जन्म बंगाल है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे ये H.C. मुखर्जी। प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद, कांग्रेसी नेता, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य, बाद में बंगाल के राज्यपाल बने। अब हम पढ़ेंगे कि इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं। जो इस सभा द्वारा 50 साल पहले बना हुआ जो संविधान है उसको हम क्यों मानते हैं, तो हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय के व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है पर वह कागज़ का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह दस्तावेज भर है। कोई भी उस पर आचरण नहीं करता, पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूहों या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यहाँ जो है यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। देख सकते हैं ये कौन है, तो जी दुर्गाबाई देशमुख है। 1909 से 1981 इनका काल है। आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ। वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता हैं। आंध्र महिला सभा की संस्थापक हैं और कांग्रेस की सक्रिय नेता। बाद में ये केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष रही। कौन? तो दुर्गाबाई देशमुख। अब देखिए आगे क्या होता है, तो वयस्क मताधिकार नहीं था, जो लोगों में था वयस्क मताधिकार नहीं था। यहाँ पर इससे पहले यहाँ पर से है कि संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी, भारत का ही प्रतिनिधित्व कर रहा था। उस समय जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, इसीलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियोयों के सदस्यों ने ही किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रतिनिधित्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों के सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और देशों और पेशों के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इसी तरह का होता। और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह से की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और जो है अन्न पर जो है उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख, यहाँ पर याद रखेंगे प्रारूप कमेटी के प्रमुख कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रारूप कमेटी के प्रमुख कौन थे, तो बी.आर. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया और संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ और उसके बाद देखिए उसके बाद 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। 3 वर्षों में कितने? 114 दिनों की गंभीर चर्चा होती है। सभा में देश
सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 जो है मोटे खंडों में इसको प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेज का उपयोग होता है और संविधान में जो बहस होता है इसके दस्तावेज का उपयोग होता है। रिकॉर्ड किया गया 3 वर्षों तक चला, 114 दिनों तक गंभीर चर्चा हुई। 3 वर्षों में 114 दिन तक गंभीर चर्चा हुई, रिकॉर्ड किया गया और कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली डिबेट्स नाम से इसको प्रकाशित किया गया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। देखिए इसमें जो लिखा गया है कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या समझे। तो भारतीय संविधान निर्माताओं के बारे में यहाँ दी गई सभी जानकारियाँ को हम पढ़ें और आपको यह जानकारी कंठस्थ करने की ज़रूरत नहीं है। इस आधार पर निम्नलिखित कथनों के पक्ष पर प्रस्तुत जो है उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। भारत जो संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। सभा में समाज के अलग अलग समूहों के प्रतिनिधित्व था और सभा के सदस्यों की विचारधारा भी अलग अलग थी। ये सारे के सारे संविधान में होते हैं। संविधान बनाने के लिए ये प्रयुक्त थे और इन्हीं के आधार पर संविधान जो है हर पहलू को जो है विचार विमर्श करके रखा गया। देखिए संविधान सभा का बुनियादी मूल्य। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन, जो पीछे की बात जो है क्या है। यह काम हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहले जो है अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा जो संविधान है स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस पर बारी बारी से गौर करें। देखिए पहला सपने और वायदे क्या है। तो आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम ना होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपने अपेक्षा के बारे में लिखा था। ये बहुत ही बार पूछा गया है कि यंग इंडिया किनके द्वारा लिखा गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा। कब? तो 1931 में। ये क्या था? तो पत्रिका था। यहाँ पर देखिए उनसे पहले हम पत्रिका से पहले बात जो लिखे उनसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे। बलदेव सिंह, उनका काल देख लेंगे तो ये 1901 से 1961 है। जन्म हरियाणा, उद्यमी थे। पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता थे। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत थे और बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री हुए। अब है कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। ये 1887 से 1971 तक इनका काल है। जन्म गुजरात, वकील, इतिहासकार और भाषाविद, कांग्रेसी नेता और गांधीवादी। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे ये। यहाँ पर गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिससे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहे।
ऐसा भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह ना हो, औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो, मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये गांधी जी के द्वारा जो यंग इंडिया में लिखा गया संविधान के बारे में, संविधान की जो अपनी जो सोच है संविधान कैसा हो, उन्होंने लिखा। यहाँ पर देखेंगे तो एक और व्यक्ति हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1901 से 1953 जन्म पश्चिम बंगाल। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, शिक्षाविद, वकील, हिंदू महासभा में सक्रिय, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक किन्हें कहा जाता है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। अब देखिए आगे है कि भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नज़रिए की कटु आलोचना की। गांधी और उनके नज़रिए को उन्होंने आलोचना की थी, कटु आलोचना। और संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। देखिए उन्होंने क्या कहा था, तो 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत में नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। ये अंबेडकर के द्वारा कहा गया। यहाँ पर देखिए अंबेडकर का जीवन काल है 1891 से 1956। जन्म मध्य प्रदेश। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी, और बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री हुए। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक। आखिर में आइए 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में मध्यरात्रि के समय संविधान में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें। ये 15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि में संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के ये भाषण हैं। क्या लिखा गया है कि वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था कि हम अपने वायदों पर अमल करें, पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफ़ी हद तक। घड़ियाँ जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज़ पाती है। ऐसा पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित है। आज़ादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती है। भारत में संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेवारी है। आज़ादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। इससे कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और अब भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है।
यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि उन वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है जिन्हें हमने अक्सर किया है और एक शपथ हम आज भी लेंगे। भारत की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारियों का, अवसर की असमानता का अंत। हमारे गुण के महानतम आदमी की कामना हर आँख से आंसू पोंछने की है। संभव है यह काम हमारे भर से पूरा ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। इन्होंने संविधान के बाद जो है संविधान सभा में 15 अगस्त 1947 को ये दिए थे। प्रसिद्ध ये भाषण है। ये नेहरू का काल देखेंगे 1889 1964 तक है और जन्म उत्तर प्रदेश। अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री, वकील, कांग्रेस नेता, समाजवाद, लोकतंत्र और समाजवाद विरोध के पक्षधर, बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और एक हैं सोमनाथ लाहिड़ी। ये 1901 से 1984, जन्म पश्चिम बंगाल, लेखक, संपादक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य। यहाँ पर देखिए पहले दिए तीनों उदाहरणों को गौर से पढ़ेंगे और पहचानिए कि कौन सा एक विचार तीनों उदाहरणों में उपस्थित है। इन तीनों उदाहरणों में जो ऐसे साझे विचार में व्यक्त करने का तरीका किस तरह से दूसरे से भिन्न है। अब है संविधान का दर्शन। जिस मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के रूप बने। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। जो छोटी सी आप उद्देशिका देख रहे हैं, इसे प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। संविधान की जो है बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका है, जिसको आप संविधान का प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। ये छोटी सी क्या है, भारत की संविधान की सारी धाराएं इन्हीं अनुरूप से बनी है और संविधान की शुरुआती बुनियाद जो होता है एक छोटी सी उद्देशिका के साथ शुरुआत होती है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। देखिए ये लिखा गया है, संयुक्त राष्ट्र के हम सभी लोग। अधिकांश जो है यहाँ पर जो दिया गया है उसको हम पढ़ेंगे। अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। अब है हम दक्षिण अफ्रीका के लोग। अब है दक्षिण अफ्रीका। अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं, अपनी भूमि पर आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं, अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों को आदर करते हैं और मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं, यहाँ की विविधता से जुड़े हैं। इसीलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले के विभाजन मिटे और लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मौलिक मानवाधिकारों पर आधारित एक समाज बन सके। एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार और लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले तथा हर नागरिक को कानून के समान संरक्षण मिले, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और हर एक व्यक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो और एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो, जो राष्ट्रों के समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे।
तो इस सम्मान जो है इस तरह से प्रस्तावना होती है। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की जो है आत्मा बसती है। प्रस्तावना में क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बार बार पूछा जाता है। देखिए पहला है, हम शब्द समझते हुए चलेंगे। हम भारत के लोग, भारत को, तो इसका क्या अर्थ है? तो संविधान में जो है भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपनी प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने दिया है, उन्हें दिया है। अगला है समाजवादी, और इसमें समाजवादी का क्या है? तो समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह कर बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। एक है प्रभुत्व संपन्न, तो लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। पंथ निरपेक्ष, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। यहाँ पर है लोकतंत्रात्मक सरकार एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। यहाँ पर है न्याय। न्याय को पढ़ेंगे तो न्याय है नागरिकों के न्याय उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये सारे हैं। लोकतंत्र को देखें, लोकतंत्र गणराज्य को देखें, स्वतंत्रता को देखेंगे, समता को देखेंगे। देखिए ये गणराज्य है, तो गणराज्य में क्या है? तो गणराज्य शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राज्य का खानदान। स्वतंत्रता क्या है? नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। समता क्या है? तो समता है कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। बंधुता क्या है? हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने। ये समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में उद्देशिका में जोड़ा गया। दो को याद रखेंगे आपको, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष को कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में इसको उद्देशिका में या प्रस्तावना में इसको जोड़ा गया। अब हम पढ़ेंगे प्रस्तावना को। भारतीय संविधान का उद्देशिका क्या है? तो यह है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोग, ये देख सकते हैं पंथनिरपेक्ष है, ये क्या जोड़ा गया है? तो 1976 में ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये पंथनिरपेक्ष और समाजवादी को जोड़ा गया है। ये हो गया। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब
में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुरक्षित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत और दक्षिण अफ्रीका संविधानों में प्रस्तावना की तुलना करें। वहाँ पर देखिए आपने जो इन सभी में जो विचार साझा है उनकी सूची बनाई है और एक एक अंतर जो है यहाँ पर आपने देखा, दोनों को अंतर करने के लिए, तीनों को अंतर करने के लिए कहता है। अब हम आगे पढ़ेंगे संस्थाओं का स्वरूप। क्या था स्वरूप संस्थाओं का? तो संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है, संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। उसका अधिकांश जो हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। भारतीय संविधान की निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, अस्थायी और न बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था। इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इस बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। जो संविधान में बदलाव होगा वो क्या होगा, किस नाम से जाना जाएगा? संविधान संशोधन के नाम से। संविधान के संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया गया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़े तो इसे समझना मुश्किल लगेगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वही नियम बताता है जिसके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसला लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। प्रस्तुत जो यहाँ पर पुस्तक के शेष 3 अध्याय भारतीय संविधान में इन्हीं 3 पक्षों के बारे में है। प्रत्येक अध्याय में हम कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों पर नज़र डालेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक राजनीति में ये किस तरह काम करते हैं। लेकिन यह किताब भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित सारी प्रमुख संस्थाओं और व्यवस्थाओं को नहीं समेटेगी। इसके कुछ पहलुओं पर आपके अगले वर्ष की किताब पर जो है चर्चा होगी। कुछ पहलुओं पर यहाँ पर देखिए शब्दावली है एक रंगभेद। दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था। धारा किसी दस्तावेज का खास हिस्सा। अनुच्छेद संविधान देश का सर्वोच्च कानून। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। संविधान संशोधन देश के सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव। संविधान सभा जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती हैं। प्रारूप किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप। दर्शन किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार। प्रस्तावना संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से बताता है। कहता है देशद्रोह देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध। देशद्रोह देखिए ये क्वेश्चन था और यहाँ से बहुत सारी जो हैं क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए ये कैसा आपको चैप्टर लगा बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।